हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 8 का फाइनल शॉर्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 8 आपके सभी चैप्टर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी छोटा चैप्टर, और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन कन्फर्म है। ठीक है, यानी इस चैप्टर से 4 नंबर का एक क्वेश्चन कन्फर्म है, बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और इस चैप्टर में टोटल 3 ही पॉइंट है, यानी 3 टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर आपको दे के जाएगा। तो आपका आज का ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेशन के साथ लास्ट तक बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस लाइव सेशन के साथ जुड़ सकें। हालांकि कल के वीडियो की अगर हम बात करें कि कल के वीडियो में मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि सर ने जो है क्लास सुबह ली है तो शायद शाम को क्लास ना आए, इसकी वजह से शाम को लाइव में काफ़ी कम बच्चे जो है जुड़े हुए थे। ठीक है, जहाँ 200-250 बच्चे डेली लाइव रहते थे, कल वहीं पे 100-110 बच्चे जो है लाइव केवल देख रहे थे। उसका कारण ये था कि कल जो है वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं गया था और फिजिक्स की एक क्लास आपको जो है सुबह मिल गई थी। तो सुबह जो बच्चे देखे होंगे उनको लगा होगा कि अब शाम को क्लास नहीं आएगी। ठीक है, तो जिसका भी वो क्लास छूट गया हो तो सभी लोग जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, वो वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक सभी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय यानी उन सभी प्रश्नों को बताया है जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों को वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी चैप्टर नंबर 8, और ये अपने आप में एक अकेला यूनिट भी है। ठीक है, इस यूनिट का नाम ही है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें अगर ध्यान से देखें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें इसमें पढ़ना है विस्थापन धारा के बारे में। विस्थापन धारा। अब कितने बच्चे बोलेंगे सर जी ये आपके सिलेबस से हट गया है, तो मैं आपको बता दूं विस्थापन धारा सिलेबस से नहीं हटा है। विस्थापन धारा के अनुप्रयोग क्या हटा है? विस्थापन धारा के अनुप्रयोग, ये आपके सिलेबस से हटा है। विस्थापन धारा के अनुप्रयोग, केवल यही एक टॉपिक जो है आपके इस चैप्टर नंबर 8 से रिड्यूस कर दिया है। इसी को हमें नहीं पढ़ना, लेकिन विस्थापन धारा के बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ठीक है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत या विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, इसी में जो है इसको भी डिस्कस करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद जो पढ़ना है तीसरा पॉइंट वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ना है? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होती क्या है? तो ये 3 चीजें बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। विस्थापन धारा पर भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ये भी जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, या वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कोई लाइन दे दी, ठीक है, और पूछ लिए कि ये किस भाग में प्राप्त होता है, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है कि औरक्त भाग में प्राप्त होता है कि दृश्य भाग में प्राप्त होता है। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे 3-4 हैं, माइक्रोवेव हैं और पराबैंगनी है और एक्सरे है। तो ऐसे करके जो है 4-5 तरंगे हैं। तो सबको देखेंगे कि कौन सी किसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है और कौन सी जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग किस रीजन में मिल रही है और उसके उपयोग क्या है। ठीक है, और इसके उपयोग, तो ये इतनी चीज़ें जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विस्थापन धारा की। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पेन लेके बिल्कुल रेडी हो जाइए और बात करते हैं विस्थापन धारा की। जो फिगर मैंने साइड में बनाया हुआ है उस फिगर को बना लीजिए और ध्यान से देखिए। हालांकि ये फिगर बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन विस्थापन धारा को अच्छे से समझने के लिए वो उसका प्रायोगिक फिगर है। ठीक है, विस्थापन धारा का क्या है, इसका प्रायोगिक फिगर है। चलिए बात करते हैं विस्थापन धारा की।
तो विस्थापन धारा की बात करने से पहले आपको याद होगा एम्पियर का परपथीय नियम, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन नियम तो याद रखना पड़ेगा ही। तो एम्पियर का परपथीय नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परपथ के अलांग चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी इंटीग्रेशन v डॉट dl इक्वल टू उस परिपथ में बहने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है म्यू नॉट आई। ये क्या है? ये है एम्पियर का परपथीय नियम। ठीक है, ठीक है, इसी को बोलते हैं एम्पियर का परपथीय नियम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब किसी चालक तार में हम कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चालक तार है, इसमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस धारा प्रवाहित करने के कारण चालक तार के चारों ओर क्या होता है? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है V। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र केवल चालक में धारा प्रवाहित करने से ही नहीं बल्कि चालक के वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन करने से भी उत्पन्न होता है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र जो है क्या होता है? जब किसी चालक तार में, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, याद हो जाएगा। मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र केवल और केवल धारा के प्रवाह होने से नहीं बल्कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण भी उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर हम इस चालक तार के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करें, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन करें, तो उसकी वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन करने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान तब तक रहता है जब तक उसके परिवर्तन के कारण इस परिपथ में धारा बहती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं कि दिक्कत आपको हो रही है डेफिनेशन को समझने में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। सबसे पहली बात क्या है? जैसे मान लो ये कोई चालक तार है, इसमें हमने धारा प्रवाहित किया, यहाँ तक क्लियर? इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो चालक तार यही है, इस चालक तार के में अगर हम वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन करें, किसके मान में? वैद्युत क्षेत्र के मान में, यानी E के मान में परिवर्तन करें, इसमें क्या करें? चेंजेस करें, परिवर्तन करें, तो इसके परिवर्तन के कारण भी इस परिपथ में क्या होती है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी यह चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा के बराबर होता है, उत्पन्न धारा के बराबर होता है। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो हम परिवर्तन कर रहे हैं उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान जो है इसकी तीव्रता में परिवर्तन करने के कारण परिपथ में उत्पन्न धारा के बराबर होता है, और यह धारा का मान केवल तभी तक रहता है जब तक हम वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जब तक वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है तब तक ही उस धारा की वैल्यू होती है, और जैसे ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन करना बंद कर देते हैं, यानी परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र खत्म, तो वो धारा भी खत्म। उसी धारा को हम क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। अब इसका एक सिंपल लाइन में विस्थापन धारा का डेफिनेशन क्या है कि किसी परिपथ में परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, सिंपल एक लाइन वाले डेफिनेशन में लिख दे रहे हैं, किसी परिपथ में, ये तो इतनी कहानी मैंने बताई समझाने के लिए, लेकिन अगर आप एग्जाम में विस्थापन धारा की सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो यही लिखेंगे जो हम राइट कर रहे हैं। किसी परिपथ में परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को
विस्थापन धारा कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं, इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही? राइटिंग ठीक है? डेली से तो आज ठीक ही लिखे हैं ना। आज थोड़ा चैप्टर छोटा है तो थोड़ा आराम से जो है लिख रहे हैं, नहीं तो चैप्टर बड़ा होता है तो लिखने का मन नहीं करता इस वजह से। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब विस्थापन धारा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमने एक प्रायोगिक फिगर बनाया हुआ है, ध्यान से समझिए। इस फिगर की बात करते हैं। एम्पियर का परपथीय नियम आप सबको याद हो गया, मिटा दिए हैं। चलिए देखिए, S2 हमने किसी संधारित्र को एक प्रतिरोध और बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ रखा। ठीक है, संधारित्र को किसी प्रतिरोध और बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में क्या किया है? जोड़ रखा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में ये जुड़ गए हैं। इसको एक कुंजी K से जोड़ लिया। जैसे ही हम इस कुंजी K को ऑन करते हैं तो क्या होता है? इसमें परिपथ में क्या होती है? एक धारा बहने लगती है। परिपथ में क्या होती है? एक धारा बहने लगती है। और जब परिपथ में धारा बहने लगती है तो यानी कि संधारित्र हमारा क्या होने लगता है? चार्ज होने लगता है। ठीक है, तो जब संधारित्र चार्ज होने लगता है यानी संधारित्र पर आवेश इकट्ठा होने लगते हैं तो धीरे धीरे परिपथ के अंदर धारा का मान घटने लगता है। और जब संधारित्र का विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह क्या होता है? रुक जाता है, यानी धारा जीरो हो जाती। कब? जब संधारित्र का विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब इसमें संधारित्र C को हमने क्या किया? दो प्लेटों से कनेक्ट कर दिया जो एक ही बंदपास L के द्वारा कनेक्टेड है। ठीक है, संधारित्र को दो प्लेटों से कनेक्ट किया गया है यानी S1 और S2 जो कि एक ही बंदपात, देखो ये एक अर्धगोलाकार, ठीक है, अर्धगोलाकार प्लेट के रूप में इसको क्या किया? हमने डिवाइड किया है। और ये दोनों प्लेटें S1 और S2 एक ही परिपथ यानी L से जो है कनेक्टेड है। तो इसमें एम्पियर का परपथीय नियम लगाएंगे। S1 के लिए, S1 के लिए एम्पियर का परपथीय नियम, एम्पियर का परपथीय नियम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें धारा क्या हो रही है? I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, S1 में धारा मिल रही है ना, तो इंटीग्रेशन B.dl, ठीक है, एक ही बंदपथ L के द्वारा S1 और S2 दोनों कनेक्टेड हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू जीरो, इसमें धारा कितनी बह रही है? I। कितनी धारा बह रही? I। समीकरण नंबर 1। दूसरे के लिए, अब दूसरे के लिए ध्यान दो, जैसे ही संधारित्र का विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा, यानी मिलने वाली जो धारा बह रही है इसके अंदर वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? धारा का मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, S2 के लिए एम्पियर का परपथीय नियम, तो S2 के लिए भाई एम्पियर का परपथीय नियम क्या बनेगा? इंटीग्रेशन B.dl इक्वल टू, इसमें जब धारा ही नहीं बह रही है तो कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। समीकरण नंबर 2। अब देखो, एक ही परिपथ के लिए समीकरण 2 और 1 एक साथ सत्य तो नहीं हो सकते। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों एक ही साथ क्या हो सकते हैं? सत्य नहीं हो सकते हैं। समीकरण 1 व 2 एक साथ
सत्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस विरोधाभास की स्थिति को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने इसके राइट हैंड साइड में एक एक्स्ट्रा टर्म और ऐड कर दिया। ठीक है, इस विरोधाभास की स्थिति को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने समीकरण नंबर 1 में क्या हुआ, राइट हैंड साइड में एक एक्स्ट्रा टर्म और ऐड कर दिया, और वो कितना हो गया, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू जीरो आई प्लस आई डी, आई प्लस आई डी। ठीक है, जहां पे आई डी क्या है, विस्थापन धारा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। ये हो गया आपका क्या, समीकरण नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ो, थोड़ा आगे देखो। जब संधारित्र पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, ठीक है, जब संधारित्र के प्लेटों पर या संधारित्र पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है और उसके प्लेटों पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी हो, Q हो, तथा इसके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तब गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है भाई, E, यानी गॉस के नियम के अकॉर्डिंग कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E, फाई इजकल टू क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q इजकल टू कितना हो जाएगा, फाई एप्सिलॉन नॉट, फाई एप्सिलॉन नॉट। dq बाई dt कितना हो जाएगा, dq बाई dt कितना हो जाएगा, d फाई e बाई dt इंटू एप्सिलॉन नॉट, इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि भाई कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। आगे देखो, तो यहां से dq बाई dt क्या है, I, यही हमारा क्या है, विस्थापन धारा। इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा। तो एप्सिलॉन नॉट को ले लो बाहर, और ये d फाई ई बाई डी टी, डी फाई ई बाई डी टी, और फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए, ई डॉट ए, उसकी वैल्यू रख लो, उसकी क्या हो गई, वैल्यू रख लो। ठीक है, अब यही विस्थापन धारा का चाहे ये मान, चाहे फाई ई की जगह पे ये वैल्यू रखो और ला के समीकरण नंबर 3 में रख दो, ये मैक्सवेल का क्या हो जाएगा, समीकरण। इसी समीकरण को क्या कहते हैं, मैक्सवेल का समीकरण कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे विस्थापन धारा निकालने के लिए अलग से पूछे तो विस्थापन धारा का ये फार्मूला है। ठीक है, बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई, समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इसको अगर नोट करना हो तो जल्दी नोट कर लो, क्योंकि सारी चीजें मैंने अच्छे से राइट की रही। नोट हो गया सभी लोगों का, या अगर नोट नहीं हुआ तो अभी हम साइड है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए देखिए मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ठीक है, जरा ध्यान से समझो, काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार जब किसी परिपथ में परिवर्ती धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन करते हैं, या परिवर्ती विद्युत धारा का मान बढ़ाया जाता है। जैसे मान लो ये परिपथ है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगी, एक वैद्युत धारा भी मिलेगी ना। तो जब किसी परिपथ में परिवर्ती वैद्युत धारा का मान बढ़ाया जाता है, तो परिवर्ती वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण उस परिपथ में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, तथा परिपथ में एक ऊर्जा, ठीक है, परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में
प्रसारित होती है या निकलती है या संचरित होती है, और इन्हीं तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो फिर से। जब किसी परिपथ में परिवर्ती धारा का मान बढ़ाया जाता है, ठीक है, परिवर्ती धारा का मान बढ़ाया जाता है, तो परिपथ में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यह चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक है, और परिपथ में एक ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है या निकलती है, जिसे हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, और ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत संचरित होती हैं, जैसा कि यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं। ये है आपके वैद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंग संचरण की दिशा, और ये आपकी है क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र, यानी इसके लंबवत ऐसे ऊपर की ओर है, ये नीचे नहीं समझो, ये 3D का फिगर है, यानी ये लाइन ऐसे है। ठीक है, तो यानी अगर देखा जाए तो E और B के बीच में भी 90 अंश, इसके बीच भी, तीनों के बीच में 90 अंश का कोण है, यानी तीनों परस्पर एक दूसरे से क्या, लंबवत है। ठीक है, तो ये परिभाषा हुई वैद्युत चुंबकीय तरंगों की। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण की। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, ये तो हो गया वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं गुण या अभिलक्षण। सबसे पहली बात तो ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग है यानी वेलोसिटी है, ठीक है, वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसके वेग, प्रकाश के वेग। ठीक है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये पहली पॉइंट है, यानी पहला लक्षण है किसका, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का। दूसरा लक्षण क्या है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। कैसे, त्वरित आवेश, यानी आवेशों को जब त्वरित किया जाता है, और आवेश त्वरित कैसे होते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि धारा के मान में परिवर्तन किया गया है, धारा कम या ज़्यादा किया गया। ठीक है, तो जब हम धारा यानी परिवर्ती धारा, सीधे लिखा है, परिवर्ती धारा का मान बढ़ाया जाता है, यानी इसको एक्सेलरेट किया जाता है। धारा मतलब क्या, चार्ज फ्लो हो रहे हैं, यानी आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो अगर चार्ज की फ्लो होने की दर हम क्या कर दें, तीव्र कर दें, यानी इसको एक्सेलरेट कर दें, तब ये जाके जो है क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यही चीज है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। कैसे, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं, दूसरा पॉइंट। और तीसरी सबसे खास बात, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो हमने पहले ही बता रखा है कि प्रकाश के वेग के बराबर होता है, या उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं का वेग 1/μ√μ0ε0 के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती, c, लाइट की स्पीड के बराबर। ठीक है, अगली बात, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति, यानी अगर इसके नेचर की हम बात करें तो इसकी नेचर क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। कैसे, अनुप्रस्थ, क्योंकि इसके तरंग संचरण की दिशा जो है, इसके कण की कंपन क्या, लंबवत है, तरंग संचरण की दिशा के क्या है, लंबवत है। इसके कणों का कंपन जो है वो क्या है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है, जैसा कि यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो डार्क वाला है ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को, और ये जो डॉट डॉट लाइन है ये आपके चुंबकीय क्षेत्र वाले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, वो पहले ही हम बता चुके हैं, और इसकी तरंग संचरण की दिशा भी इसके क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, अगला बात, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है, संवेग होता है। क्या होता है, इसमें संवेग होता है। ठीक है, संवेग होता है, और ये जिस भी पृष्ठ पर आपतित होती हैं उस पर प्रेशर बनाती हैं, यानी उस पर दाब डालती हैं। क्या करती हैं, उस पर दाब डालती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे,
ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में तरंगदैर्ध्य का मान, यानी जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो रही हैं इसमें तरंगदैर्ध्य का मान जो है, तरंगदैर्ध्य 0 से लेके इनफाइनाइट यानी शून्य से लेके अनंत तक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे पॉइंट हैं, कई सारे इसके गुण हैं। आपकी बुक में या नोट्स जो हमने अवेलेबल कराया है शुभम क्लासेस के ऐप पर, उसमें कई सारे पॉइंट और कई सारे गुण हमने लिखवा रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ से उसको आप लोग देख लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ पे हालांकि काफ़ी सारे आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हमने कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। कितने बताएं? 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, 6 गुण तो हमने ही बता दिया। 6 5 6 लिख देंगे तो भी पर्याप्त है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक की, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो जरा हम फिगर वगैरह अच्छे से बना लें, फिर बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को, ठीक है। तो देखिए, अगर हम वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में दृश्य तरंगे, जैसे हमारी बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? कलर होते हैं। ये हमारे दृश्य प्रकाश यानी जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये हमारे दृश्य प्रकाश हैं, ठीक है। इसी तरीके से वैद्युत चुंबकीय तरंगों में दृश्य प्रकाश के अलावा भी और भी तरंगें निकलती हैं और भी तरंगें उत्पन्न होती हैं, और इन्हीं तरंगों को उनके तरंगदैर्ध्य के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करना वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्ध्य के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित करना, चाहे घटते क्रम में व्यवस्थित कर दो या बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पे जो व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना ही, ठीक है, क्या कहलाता है? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत अब हम ये देखते हैं कि कौन सी तरंग की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है और वो किस रीजन में प्राप्त होती है, यानी किस भाग में मिलती है। सबसे पहली बात तो वैद्युत चुंबकीय तरंग, यानी अगर हम दृश्य प्रकाश की बात करें तो दृश्य प्रकाश में जो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य जो होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है, ठीक है। ये बात आप सबको पता है। तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती, कितनी होती है? लाल रंग की अगर हम तरंगदैर्ध्य की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 8 × 10⁻⁷, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बैगनी रंग की बात करें तो इसकी सबसे कम होती है, ये होती है 4 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। ये इनकी क्या तरंगदैर्ध्य। अब लाल रंग से ऊपर, लाल रंग से ऊपर, ठीक है, वाले भाग को हम क्या कहते हैं? अवरक्त भाग। और बैगनी रंग वाले, जो बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य, इससे कम तरंगदैर्ध्य वाले जितने भी स्पेक्ट्रम है या जो भी तरंगे हैं उसको क्या नाम दिया गया है? पराबैगनी, ठीक। उसको क्या किया गया है? पराबैगनी भाग, ठीक है। तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग के ऊपर जितने भी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है उसको हमने अवरक्त भाग का नाम दिया हुआ है, और बैगनी रंग से नीचे जो होते हैं उसको क्या नाम दिया गया है? पराबैगनी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कहीं चाहे लास्ट से या किधर से भी स्टार्ट करो। रेडियो तरंगों से स्टार्ट करते हैं। तो रेडियो तरंग की अगर हम बात करें तो रेडियो तरंग की तरंगदैर्ध्य 10⁻² एंगस्ट्र मीटर में ना, हाँ, तो 10⁻² मीटर से लेकर 10⁻² मीटर तक होती है रेडियो तरंगों की क्या होती है? वेवलेंथ, यानी कि तरंगदैर्ध्य। और ये कहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं? रेडियो तरंगे अवरक्त भाग में मिलती हैं। कहाँ मिल रही हैं? अवरक्त भाग। इधर पूरा अवरक्त है, इधर पूरा पराबैगनी भाग है, ये बीच में इतना आपका क्या है? दृश्य भाग। और इसमें आपकी बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सारे मिलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इसका यूज, इसका उपयोग, रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो सुनने में, एफएम बजाने में, सेलुलर फोनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है रेडियो तरंगों का, ठीक है। तो रेडियो तरंगों के जस्ट बाद आता है माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगों की अगर हम बात करें तो माइक्रो तरंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो 10 की घात, भाई इससे कुछ इधर है ना, तो 10⁻⁵ से लेकर 10⁻³ के आसपास होता है, ठीक है। तो रेडियो तरंग, माइक्रो तरंगों का जो तरंगदैर्ध्य है वो कितना होता है? 10⁻⁵ से लेकर 10⁻³
3 तक होता है और ये भी वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। कहाँ प्राप्त हो रही हैं? इधर का पूरा भाग अवरक्त है, अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसका उपयोग माइक्रोवेव ओवन यानी खाने को गर्म करने में, चिकित्सा के भी क्षेत्र में भी माइक्रो तरंगों का यूज किया जाता है। ठीक है, अवरक्त भाग की अगर हम बात करें, अवरक्त किरण, तो अवरक्त किरणों का तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक? 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻4 मीटर तक होता है। ये इनका तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। और ये किस भाग में मिलते हैं? अवरक्त भाग में मिलते हैं। ठीक है, अवरक्त किरणें हैं तो भाई अवरक्त भाग में ही मिलेंगी। उसके बाद बात आती है दृश्य प्रकाश की। तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी है? ये है भाई दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। इसी के बीच की जितनी तरंग दैर्ध्य होती है वही हमको क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेके 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक होती है। ठीक है, इतने वेवलेंथ की जो तरंगे हैं वो हमको दिखाई देती हैं, इससे कम और ज्यादा वाली नहीं दिखाई देती। इससे ज्यादा वाले को हम क्या बोलते हैं? अवरक्त, और इससे कम वाले को पराबैंगनी। तो पराबैंगनी में देखें कौन कौन से मिल रही है। पराबैंगनी किरणों की अगर हम बात करें तो पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्ध्य, ठीक है, पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्ध्य जो है इतने से 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁸ मीटर तक होती हैं। कितनी होती हैं? 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁸ मीटर तक की होती हैं। और ये वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस भाग में मिल रही हैं? पराबैंगनी भाग। इधर का लिख दे रहे हैं, पूरा इधर का भाग पराबैंगनी, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और इधर पूरा ये क्या है आपका? अवरक्त है। ठीक है, चलिए, हाँ, पराबैंगनी किरणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पराबैंगनी किरणों का उपयोग जैसे चोरों से सुरक्षा के अलार्म में सबसे पहला काम तो इसका यही किया जाता है कि अलार्म, क्योंकि पराबैंगनी किरणें दिखती नहीं है। ठीक है, और जैसे इसको कोई क्रॉस करता है यानी पराबैंगनी किरणों की लाइन टूटती है तो अलार्म क्या होता है? बजने लगता है। ठीक है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, खनिज पदार्थों के प्रतिदर्श की जांच करने में किया जाता है। तीसरा है अणुओं की संरचना ज्ञात करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणों के ये सारे यूजेज हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सरे की। तो एक्सरे किरणें भी हमारी क्या है? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। और इनकी तरंग दैर्ध्य कहां से कहां तक है? एक्सरे किरणों की जो तरंग दैर्ध्य है वो 10⁻⁻7 से लेकर कहां तक है? 10⁻⁻10 तक है। या आप 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻10 तक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनके उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, एक्सरे का सबसे ज़्यादा उपयोग तो भाई नाम भी सुने, एक्सरे करवा के ले आओ। ठीक है, तो ये एक्सरे का जो है यूज जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में ज़्यादा होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। मेट्रो स्टेशनों पर विस्फोटक सामग्रियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, वो स्कैनिंग में जो नहीं होता। आगे आ जाइए, नेक्स्ट गामा किरणें। गामा किरणों का जो गामा किरण है, गामा किरणें भी हमारी वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में प्राप्त होती हैं? पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। और इनकी तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक होती है। ठीक है, और इनका जो प्रयोग है गामा किरणों का प्रयोग अणुओं को पता लगाने के लिए, ठीक है, नाभिकीय अभिक्रियाओं को उत्पन्न कराने के लिए, तो तमाम चीज़ों में जो है इनके उपयोग किए जाते हैं। अब चलिए सबके हम तरंग दैर्ध्य हो गई, आवृत्ति हम और लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, सभी की आवृत्ति हम और आपको लिखवा दे रहे हैं। मान लीजिए वैसे आवृत्ति पूछा नहीं जाता है, लेकिन नोट कर लीजिए। अगर रेडियो तरंगों की आवृत्ति की हम बात करें तो इसकी आवृत्ति जो है 3 × 10⁹ से लेके आवृत्ति 3 × 10⁹ से लेकर कितनी होती है? 3 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है आवृत्ति इसकी रेडियो तरंगों की। ठीक है, माइक्रो तरंगों की अगर हम बात करें तो इसका होता है 3 × 10⁹ से लेकर 10⁻11 तक। ठीक है, 3 × 10⁻9 से लेकर 3 ×
11 हर्ट्ज तक होता है माइक्रो तरंगों की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। और अवरक्त की जो होती है, अवरक्त विकिरण की, इसकी होती है 6 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14 से, ठीक है, 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻11 हर्ट्ज, ठीक है, × 10⁻11 हर्ट्ज। दृश्य प्रकाश की अगर हम बात करें तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है वो होती है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। आगे पराबैंगनी की कितनी होती है? इसकी होती है 3 × 10⁻16 से लेकर 8 × 10⁻14 तक, ठीक है, 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। आगे मात्रक सबका लिख लेना। एक्स किरणों की अगर हम आवृत्ति की बात करें तो एक्स किरणों की जो आवृत्ति होती है ये 3 × 10⁻19 से लेकर 3 × 10⁻16 हर्ट्ज, ठीक है। और सबसे लास्ट गामा किरण की अगर हम बात करें तो इसकी होती है 3 × 10⁻22 से लेकर 3 × 10⁻19 हर्ट्ज, ठीक है। ये इन सभी यानी वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में प्राप्त अलग अलग वैद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या है? आवृत्ति है और तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, और इसके उपयोग है। तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में यही इतनी चीजें आपको राइट करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब आप बताइए कि इस चैप्टर में आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो या कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के फाइनल शॉट के साथ। और चैप्टर नंबर 9 का फाइनल शॉट थोड़ा सा बड़ा है, यानी 2 वीडियो में कंप्लीट होगा, 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। 2 वीडियो में तो उसके फाइनल शॉट रहेंगे और 1 वीडियो में उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट था, न्यूमेरिकल की सीरीज यहाँ तक आपकी कंप्लीट थी, लेकिन चैप्टर नंबर 9 से आगे कंटिन्यू करना है, तो अब फाइनल शॉट के साथ साथ आपका कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसा भी हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि न्यूमेरिकल फाइनल शॉट के साथ जो है चैप्टर नंबर 9 से कंटिन्यू कर दिया जाए तो ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि कितने लोग ऐसा चाहते हैं और कितने लोग चाहते हैं कि नहीं बस फाइनल शॉट ही चलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से इसको तैयार कीजिए और शुभ रात्रि। याद रखिए ये चैप्टर काफ़ी छोटा है और 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से कन्फर्म है। एक ही वीडियो यानी आज की इस वीडियो में 4 से 5 नंबर बिल्कुल आपका कन्फर्म है, कहीं नहीं गया, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना। 3 ही चीज़ें तैयार करनी, बहुत ज़्यादा करना भी नहीं है।